इसके लिए हम लोग व्यवस्था करने जा रहे हैं। और प्रदेश के अंदर यह वर्तमान में 85,710 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गौ आधारित विषमुक्त खेती के कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है। इसको बढ़ाने का कार्य हो रहा है। इसके लिए हमने टेस्टिंग लैब भी स्थापित की अलग अलग मंडियों में। प्रदेश के अंदर कमिश्नरी स्तर पर पहले चरण में किया जा रहा है। हर कृषि विज्ञान केंद्र में भी एक लैब, इनकी टेस्टिंग लैब होगी जो बता देगी कि यह जो भी प्रोडक्ट है यह नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, और फिर उसका अच्छा दाम मार्केट में नहीं प्राप्त होगा। सिंचाई की परियोजनाओं का दायरा बढ़ाया गया। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना 1972-73 में प्राप्त हुई। कल समाजवादी पार्टी के नेता विधानसभा में बोल रहे हैं कि हम भी करना चाहते थे लेकिन हमें तो पहले हटा दिया गया। लेकिन 1972-73 में बनी थी, पूरी नहीं हो पाई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 में इसे राष्ट्र को समर्पित किया। बाण सागर परियोजना, अर्जुन साहेब परियोजना, ये सभी 20 ऐसी परियोजनाएं थी जिसे समय पे पूरा किया गया। और आज हम लोग तमाम अन्य परियोजनाओं को इसके माध्यम से इस बजट में भी उसका प्रावधान, मध्य गंगा नहर परियोजना है और भी अन्य तमाम परियोजनाएं हैं जिसके लिए हम लोग इस बजट में उसका प्रावधान किए। महोदय, 2012 से 17 के बीच प्रदेश के अंदर 94 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किया गया। जो लोग कहते हैं किसानों की आमदनी का दुगनी हुई, तो मेरे आंकड़ों को नोट करेंगे और फिर उन आंकड़ों के माध्यम से देखेंगे कि कितना होना हो रहा है। 94 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किया गया। 12,800 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। 12,800 करोड़। यह कैसा? किसान के खाते में सीधे नहीं गया। यह पैसा बीच के किसी एजेंट के माध्यम से किसान को मिला होगा। 12,800 करोड़ नहीं मिला। 17 से लेकर के 22 के बीच में हम लोगों ने 219 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किया और किसान के खाते में पैसा गया 40,159 करोड़ रुपए का पैसा भुगतान किसान के खाते में किया। और 12,800 और 40,159 करोड़ डीबीटी के माध्यम से हमने पैसा दिया। क्या इसमें कोई अंतर ही नहीं है क्या? 2012 से 17 के बीच में 123 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय किया गया। 17,190 करोड़ रुपए धान का भुगतान किया गया, वो अभी एजेंट के माध्यम से, सीधे किसान के खाते में नहीं। और 17 से लेकर के 2022 के बीच 280 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय किया गया और 50,420 करोड़ रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किसान को किया। ये कई गुना ज्यादा है। इसी प्रकार से 22-23 में 10,75,303 किसानों से 13,303 किसानों से 64,64,000 मीट्रिक टन धान का क्रय किया गया, जिसमें 13,192 करोड़ रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसान के खाते में किया गया। और पिछली सरकारों में चीनी मिलें बंद होती, पौने दाम पे बेच दी जाती थी, कटतोली होती थी, पर्ची के लिए मारामारी होती थी। महोदय, आज पर्ची के लिए कोई मारामारी नहीं, कटतोली कोई नहीं कर सकता। लेकिन साथ साथ बंद चीनी मिलों को चलाने का कार्यक्रम जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है उसको छोड़ के बाकी हम लोगों ने क्या, महान किसान नेता पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि की चीनी मिल, हमारी सरकार ने उस चीनी मिल को नए सिरे से, बस्ती में मुडेरवा की चीनी मिल, जिसको लेकर के तमाम लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी, हमारी सरकार ने उस चीनी मिल को फिर से बनाया। आज वो फिर से वहां पर गन्ना पेराई का काम कर रही है। फिर राइस की चीनी मिल फिर से गन्ना पेराई का काम कर रही है। अब तक हम लोग पिछले 6 वर्ष के अंदर, 6 वर्ष पूरे नहीं हुए लेकिन पिछले 6 वर्ष के अंदर 1,98,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान करा चुके हैं। और महोदय, गन्ने का दायरा भी बढ़ा है
अगर मैं इस पैसे की तुलना करूं तो समाजवादी पार्टी सरकार और पिछले 7 से लेकर के 17 के भी 10 वर्षों की सरकारों की तुलना अगर मैं करूं तो ये राशि बढ़ करके 1,02,000 करोड़ रुपए अधिक भुगतान ये है। और अभी जो भुगतान बाकी है वो लगभग 5800 करोड़ यानी 5,800 करोड़ का भुगतान बाकी है, जिस पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन महोदय ये भी है कि आज 119 चीनी मिलें हैं, जिनमें 100 से अधिक चीनी मिलें ऐसी हैं जो 10 दिन के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही हैं। इसके पहले कभी नहीं हो पाती। प्रदेश के अंदर नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत भी 52 सिवर जो एसटीपी परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं, 28 पूर्ण हो चुकी हैं, 17 पर कार्य प्रगति पर है, 7 परियोजनाओं का कार्य बहुत शीघ्र हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। नमामि गंगे का परिणाम 2019 में प्रयागराज कुंभ भी, प्रयागराज कुंभ 19 और प्रयागराज का कुंभ 2013 उदाहरण सबके सामने। 13 में पूर्ण कुंभ था, 2019 में अर्ध कुंभ था। कुंभ हम लोगों ने कुंभ के रूप में उसकी व्यवस्था की, लेकिन 13 की तुलना में दोगुने श्रद्धालु 19 में आए। गंगा अविरल और निर्मल थी। स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था का एक मॉडल प्रस्तुत किया गया दुनिया के अंदर, और जो कोई आपदा विभूत होता था प्रयागराज आकर। लेकिन 13 में क्या हुआ? अव्यवस्था थी, अराजकता थी, भ्रष्टाचार था। और उस समय के नगर विकास मंत्री और मुख्यमंत्री जब कुंभ की प्रेजेंटेशन को लेकर के हार्वर्ड विश्वविद्यालय जाना चाहते थे तो पूरा पहुंच भी नहीं पाए। उत्तर प्रदेश को किस प्रकार की शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ रहा ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। प्रदेश के अंदर आज इस बजट में एक और प्रावधान किया गया है। 23-24 में कृषि के निजी निरूपण पर उपभोक्ताओं की विद्युत बिलों में अब तक हम लोगों ने 50% की छूट और इसको 100% करने के लिए भी 1500 करोड़ का व्यवस्था। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत 30,000 सोलर पंप स्थापित करने का एक लक्ष्य दिया गया, इस पर कार्रवाई चल रही है। एफपीओ के गठन के लिए भी कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। और इस नए वित्तीय वर्ष में सहजाद बांध सिंचाई परियोजना, मध्य गंगा परियोजना, कृष्णौदा बांध और लखेरी बांध को भी पूर्ण करने का हमारा लक्ष्य है, जिस पर हमारा युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। महोदय, फूड प्रोसेसिंग की पॉलिसी के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के अंदर दलहन और तिलहन के जो किसान हैं उनको मिनी किट उपलब्ध निःशुल्क में उपलब्ध कराने के लिए कार्रवाई की जा रही है। और कुशीनगर में महात्मा बुद्ध के नाम पर एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना होगी, यह भी व्यवस्था इसमें हुई है। और कृषि विश्वविद्यालय में हम लोग एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एग्रीटेक स्टार्टअप और इनोवेशन सेंटर की स्थापना के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है। और टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला के लिए भी धनराशि की व्यवस्था है। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर हनी, इसके लिए धनराशि की व्यवस्था है। और निराश्रित गोवंश के लिए भी व्यवस्था बजट में की गई है। इसमें रखरखाव पर 750 करोड़ रुपए और यहाँ पे 750 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। पहले से ही 3 योजनाएं इसके लिए हमारी चल रही हैं, जिसमें प्रदेश के अंदर पहली है निराश्रित गोआश्रय स्थल, जिनमें प्रदेश के अंदर 10 लाख से अधिक गोवंश को हम लोग संरक्षित कर रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं। दूसरा है मुख्यमंत्री सहभागिता योजना। इस योजना के माध्यम से कोई भी किसान निराश्रित गोआश्रय स्थल से 4 गोवंश को अपने घर में अगर देखभाल करता है तो 900 रुपए हर गोवंश का हर महीने राज्य सरकार उसे देगी। 1 लाख से अधिक अन्नदाता किसानों के पास इस प्रकार की गोवंश। और तीसरा है कुपोषित परिवारों को दी जाने वाली व्यवस्था, जिसमें एक गाय, दूध देने वाली गाय, ब्याई की गाय, उनको कुपोषित परिवारों को दे रहे हैं।
काफी कुपोषित परिवार इससे लाभान्वित हो रहे हैं। इसमें 900 रुपए भी हर महीने हम उन परिवारों को उपलब्ध करवाते हैं। दुग्ध विकास से संबंधित जो नीति है उसके लिए व्यवस्था की गई है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के अंतर्गत भी धनराशि की व्यवस्था बजट में की गई है। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसके लिए व्यवस्था की गई है। निषाद बोर्ड सब्सिडी योजना, इसके लिए व्यवस्था की गई है। और महोदय, जल जीवन मिशन के लिए हमने 22-23 में 19,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की थी। 23-24 में बढ़कर 21,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था हम लोगों ने की है। हर घर पहले बुंदेलखंड पानी के लिए व्यवस्था, आज हम हर घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश के अंदर लघु सिंचाई के लिए 23-24 में 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। और भी अन्य क्षेत्रों में तमाम अन्य कार्य इसके माध्यम से किए जा रहे हैं। बाढ़ नियंत्रण के लिए अब तक हम लोगों ने 22,94,000 हेक्टेयर भूमि को बाढ़ से सुरक्षित किया है। 23-24 के बजट में हम लोगों ने 277 परियोजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य लिया है। 7,426 किलोमीटर के नहर पट्टियों को गड्ढा मुक्त, बाढ़ नियंत्रण के लिए 2,803 करोड़, मुख्य सिंचाई की परियोजनाओं के लिए 5,325, मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए 2,220 और लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए 3,400 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भी बजट में उपलब्ध कराया गया है। प्रदेश के अंदर नहरी और सरकारी नलकूपों में किसानों को मुख्य पानी यानी पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भी 900 करोड़ रुपए का व्यवस्था किया गया है। नदी में सुधार और कटाव निरोधक अभियान के लिए भी 1,619 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ये सभी व्यवस्था एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रभावी बनाने के लिए, इस सेक्टर को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए भी यहाँ पर ये व्यवस्था की गई है। और समाज कल्याण के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो समाज कल्याण के लिए भी अनेक प्रावधान इसमें किए गए हैं। 2017 के पहले केंद्र की रिपोर्ट बताती है कि 25 से 26,000 करोड़ रुपए कहां खर्च हुए, विभागीय अफसरों ने हिसाब किताब की रिपोर्ट ही नहीं दी। वृद्धावस्था पेंशन, यह मात्र पहले जो यहां पर प्रदेश के अंदर 500 रुपए मिलती थी, आज 1,000 रुपए हर उस वृद्धजन को दी जा रही है। और इसमें काफी बड़े पैमाने पर हम उन सभी परिवारों को उपलब्ध करा रहे हैं जो निराश्रित हैं। उन सभी परिवारों को यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें 23-24 में अगर आप देखेंगे कि 17 में इससे पहले यह बजट की जो राशि थी मात्र 1,500 थी, आज ये राशि बढ़कर के 7,248 करोड़ रुपए केवल हम वृद्धावस्था पेंशन के लिए इस बजट में उसका प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए, छात्रवृत्ति के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार ने 16-17 में अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों 21 लाख छात्रों की छात्रवृत्ति रोक दी थी लोगों ने। जब 2017 में हमारी सरकार आई, उन सभी छात्रों की छात्रवृत्ति अगले वर्ष 17-18 में फिर हम लोगों ने उपलब्ध करवाने का काम किया। लोग जाति की बात करते हैं। और यही नहीं, आज महोदय प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश बाल सेवा योजना, कोविड के दौरान जो बच्चे निराश्रित हो गए थे उन बच्चों को भी प्रदेश के अंदर इस व्यवस्था के साथ जोड़ा गया। 4,000 रुपए प्रति माह की राशि उन्हें उपलब्ध करवाई जा रही है। और 18 वर्ष तक के पात्र बच्चों को टैबलेट और लैपटॉप की सुविधाओं बच्चों को भी उपलब्ध कराई जा रही है। महिला कल्याण के लिए निराश्रित महिला पेंशन, पहले जब 17,21,000 महिलाओं को पेंशन की सुविधा मिलती थी, आज महोदय 32,62,000 निराश्रित महिलाओं को पेंशन दी जा रही है। पहले ये पेंशन की राशि मात्र 500 रुपए की, आज 1,000 रुपए की राशि उन सभी को उपलब्ध करवाने का काम किया जा रहा है। यहाँ इसके लिए भी पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने इसमें इस बजट के माध्यम से यहाँ पर कन्या सुमंगला योजना के लिए भी 1,050 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसके माध्यम से 14 लाख
72,000 बेटियां इस योजना से लाभान्वित होंगी। दिव्यांगजन पेंशन योजना, 8 लाख लाभार्थी थे, मात्र 300 रुपए महीने की पेंशन मिलती थी। आज प्रदेश के अंदर 11 लाख से अधिक दिव्यांगजन है जिन्हें 1,000 रुपए की पेंशन की राशि हम लोग उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं और पर्याप्त धनराशि उन सभी के लिए उपलब्ध करवाने का कार्य आज इस बजट में किया गया है। और इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर अन्य सेक्टर में भी कार्य किया जा रहा है और वे सेक्टर अलग अलग सेक्टर में कार्य करने वाले हैं। श्रम सेक्टर है, एमएसएमई का सेक्टर है। एमएसएमई में हमारा जो है 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के अंदर कार्य कर रही है। ये 96 लाख एमएसएमई यूनिट परंपरागत उद्यम को बढ़ावा देने के साथ साथ मुझे याद है 2017 में जब प्रदेश में लोक कल्याण संकल्प पत्र हमारी पार्टी ने तैयार किया था, उसमें संकल्प ये था कि हम परंपरागत उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी एक ठोस कार्य योजना प्रस्तुत करेंगे। वही ठोस कार्य योजना 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, जिसमें उनके प्रोत्साहन के लिए उन्हें न्यू डिजाइन देना, उन्हें नई तकनीक देना, उनके लिए मार्केट उपलब्ध कराना और फिर उन्हें वैश्विक पहचान दिलाना। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने ओडीओपी को वैश्विक पहचान दिलाई। जब दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को उत्तर प्रदेश के अंदर बने हुए उत्पाद गिफ्ट किए जाते हैं, उत्तर प्रदेश का हस्तशिल्पी वैश्विक मान्यता प्राप्त करता है। लेकिन समाजवादी पार्टी समझती है, कहती है कि ये ओडीओपी क्या है। हमने कहा समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी ओडीओपी का मतलब तो हर व्यक्ति जानता है कि वह आपका 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया का जो संकल्प था लेकिन आज हम जिस दिशा में आगे बढ़े हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट के नए हाथी रूप में विकसित किया है। 1,56,000 21-22 तक हम 1,56,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक्सपोर्ट हो सकता है, कल्पना थी, आज ये हो रहा है। उत्तर प्रदेश इस दिशा में आगे बढ़ा है और हमारी जो एमएसएमई पॉलिसी है वह इस बात की सुविधा देती है 1,000 दिनों तक आपको परमिशन देने की आवश्यकता नहीं। आप अपना उद्योग लगाइए, एनओसी की कार्रवाई होती रहेगी, प्रोडक्शन शुरू होगा, आप इस दौरान अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। 1,000 दिनों तक की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य उत्तर प्रदेश में अपने जितने भी हस्तशिल्पी हैं, कारीगर हैं, उनको सुविधा उपलब्ध कराएं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से हम अपने परंपरागत जो कारीगर हैं, हस्तशिल्पी हैं, 16-17 प्रकार की कैटेगरी है, इन्हें ट्रेनिंग देने, ट्रेनिंग के दौरान मानदेय देने और फिर टूल किट उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। आज वह आर्थिक स्वावलंबन की तरफ वह भी अग्रसर हुआ है। प्रदेश के अंदर अन्य तमाम सेक्टर में इस दिशा में कार्य प्रारंभ हुए हैं। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए